आज के इस कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत आज जो ये विकास खंड स्तरीय कृषि निवेश मेला का शुभारंभ कर रहे हैं, उसके लिए क्योंकि हमारे बीच अभी सहमति से श्री धर्मदत्त त्यागी जी जो इस कृषक मेले की अध्यक्षता करेंगे, उनसे अनुरोध है कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री धर्मदत्त त्यागी जी। कृषक मेले में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उसी कड़ी में हमारे बीच कृषि विज्ञान केंद्र से मैडम श्री आकांक्षा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में किसानों को कैसे हम अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कैसे उर्वरता बनी रहे, उसमें मृदा में क्या क्या कमियां आ रही हैं और किस तरह हम सुधार करें, उसकी जानकारी देंगे मैडम आकांक्षा मैडम। धन्यवाद सर। मंच आसीन सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार तथा सभी कृषक भाइयों एवं बहनों को भी मेरा नमस्कार। आज इस मेले में आप सभी यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ पे कुछ जानकारी देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से, और हमारे यहाँ सॉइल टेस्टिंग होती है। जैसे कि आप लोग, अगर आप में से कुछ किसान वहाँ आए होंगे तो आपने देखा होगा हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है चित्तौड़ा गेट पर। आए हैं आप लोग वहाँ पर पहले कभी? ठीक है, तो वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग होती है और सॉइल टेस्टिंग की आज के समय में सरकार के साथ साथ हम लोग बहुत जागरूकता करने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉइल टेस्टिंग करानी चाहिए आपको। अब सॉइल टेस्टिंग क्यों करानी चाहिए? क्योंकि आज के समय में मृदा का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खराब है। कोई भी गंदगी जो कि पर्यावरण की है, आप सोचिए कि बारिश होती है, बारिश के पानी में भी जो हमारा पोल्यूशन है वो जाके नीचे जमीन में ही सारी गंदगी को स्टोर कर देता है। अगर आप लोग फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो वो भी जमीन में ही डालते हो। अगर कोई भी कंपनी की डंपिंग होती है, जैसे कि जितनी इंडस्ट्री लग रही है आजकल, उन सब की डंपिंग भी सब जमीन में ही होती है। और अगर आपका पानी भी प्रदूषित है तो वो भी जमीन में ही मिल रहा है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आजकल जमीन का स्वास्थ्य या मृदा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसमें किसान का क्या रोल है कि आप जो भी फल सब्जी लगा रहे हो वो आप अपनी जमीन पे ही तो लगाओगे, खेती वाली भूमि पर ही तो लगाओगे, तो उसका उर्वरता क्षमता या उर्वरक होना आपके लिए आवश्यक है। अगर उसकी उर्वरता कम होगी तो आपका जो फसल है उसकी उपजाऊ क्षमता पे भी असर पड़ेगा और उससे आप अच्छा प्रोडक्शन भी नहीं ले पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी विकास खंड में अधिकारी महोदय हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। मैडम से अनुरोध है कि वो अपनी बात को पूरा। धन्यवाद सर। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि ये अभी खरीफ का मौसम है और आप लोग सभी धान की या तो तैयारी कर चुके होंगे या तो लगा चुके होंगे। रोपाई भी हो चुकी है, कई लोगों ने कर दिया है, कुछ लोग करने वाले हैं। तो अब आपका ये जो सीजन है ये तो थोड़ा निकल गया है। अभी आप लोगों ने शायद अपने खेत में खाद भी लगा दिया होगा, तो आप अपने खेत की मिट्टी की अभी जांच नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जब खेत में खाद पड़ जाता है तो आप मिट्टी का सैंपल नहीं ले सकते हो। कभी भी अगर आपको मृदा का सैंपल टेस्टिंग के लिए देना है तो उसमें खाद लगने से 1 महीने बाद ही आप सैंपल ले सकते हो। कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए सैंपल लेने में और खाद लगने के बीच। तो मैं जैसे बता रही थी कि आपकी अगर मृदा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपकी कोई भी फसल अच्छी उपजाऊ नहीं होगी, आपको अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, उसका अच्छा रिटर्न आप नहीं पा सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है कि वो स्वस्थ है कि नहीं। वो मृदा जांच से पता लगेगा और मृदा जांच आप में से बहुत सारे किसान आज के समय पे नहीं करा रहे हैं। अभी भी इतनी स्कीमें चल रही है, गवर्नमेंट इतना बात कर रही है, लेकिन तब भी आप लोगों में से बहुत सारे किसानों ने आज तक भी अपने खेत की मिट्टी की जाँच नहीं कराई होगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हर साल उसको जांच कराओ, आपको 2 से 3 साल में उसकी जांच करानी है। मेरा कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पर मैं पोस्टेड
भी अभी मैंने बताया आपको कि जांच होती है मिट्टी की, तो आप वहाँ अपना सैंपल लेकर आइए और जांच कराइए। आपको वहाँ पे ये पता लगेगा कि आपको कितनी मात्रा में कौन सा खाद किस फसल में डालना है। जैसे कि अभी धान की फसल है, आप लोग अपने हिसाब से खाद डालते हो उसमें, जैसा कि आपको पहले से पता है या किसी ने जानकारी दे दी। इवन आप लोग तो दुकान वाले के पास जाओगे, कुछ नहीं हो रहा, आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। पैसे कैसे बर्बाद हो रहे हैं कि जो सपोज कीजिए कि आपके शरीर में अगर आप टेस्टिंग नहीं कराओगे तो आपको पता लगेगा कि कैल्शियम की कमी है कि आयरन की कमी है, नहीं पता लगेगा। जाने ही अगर कैल्शियम की गोलियां खाना शुरू कर दी तो आपको लाभ की बजाय हानि होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने वो चीज डाली जो कि आपको पता ही नहीं है कि डालने की आवश्यकता है कि नहीं है, तो आपको क्या होगा, उससे नुकसान ही होगा। दूसरी बात, अगर आपको मृदा स्वास्थ्य सुधारना है तो दो और चीजें आप कर सकते हो। पहली चीज, मृदा में जो है ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को बढ़ाना। अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ये जैवांश है। जैवांश मतलब जो आपकी फसलों की पत्ती होती है, जो बचा हुआ अवशेष होता है, अगर आप उसे खेत में पलट देते हैं तो आपका जैवांश मतलब जैविक अंश बढ़ जाता है। जैविक मतलब जीवित भाग, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो उसके खाने की तरह काम करता है। दूसरी चीज कि अगर आप अपने खेत में एक ही जैसी फसल ना लगा के फसल चक्र को अपनाएं, जिसमें कि दलहनी फसल को ले या हरी खाद लगाएं समय समय पे, तो आपका जैवांश खेत का बढ़ेगा, भुरभुरता बढ़ेगी जो मिट्टी की सतह पे होनी चाहिए। तो अच्छा रूट का मतलब रूट का विकास बहुत अच्छा होगा, जड़ अच्छे से बढ़ेगी, बनेगी, तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो इसीलिए ये दो काम अगर आप और करोगे, चलो आप एक बार को टेस्ट नहीं करा पाए हो इस साल, तो कम से कम आप ये चीज जरूर करो कि अपने खेत में जो ऑर्गेनिक खाद है उसको जरूर डालो। जो भी फसल है आपकी, ऑर्गेनिक खाद के साथ साथ आजकल आपने सुना होगा कि बायो फर्टिलाइजर भी होते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो कि आप अपने जैसे बीज लेकर आए, आपने उसको ट्रीट कर दिया, या फिर जो मृदा है उसमें भी आप उसका छिड़काव कर सकते हो, ताकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व उस फसल को चाहिए, सूक्ष्म पोषक जीव जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, जो उस फसल के लिए लाभकारी है, जो कि नाइट्रोजन को पर्यावरण से लेके उस फसल में दे सकते हैं और यूरिया की लागत को घटा सकते हैं, आप उसको भी अपने खेत में लगा सकते हो। तो इस तरीके की चीजें अगर आप करोगे। तीसरा काम और कर सकते हो आप, फर्टिलाइजर की जो मात्रा है, जैसे आप सॉइल में जब आप फर्टिलाइजर डालते हो तो क्या होता है कि उसका अपटेक कम होता है, मतलब जो फसल है उसको लेती है ना, वो उसकी क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए हमारा मानना ये है कि अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर का स्प्रे करते हो तो फसल उसको ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। क्यों? क्योंकि वो उसके सीधे पत्तों पे जाता है। जब आप मृदा में डाल दोगे तो मृदा में क्या होगा, बारिश हुई तो बह सकता है, या नीचे की ओर पानी के साथ रिसाव होकर नीचे चला जाएगा फर्टिलाइजर, तो बर्बाद होने की उसकी जो मतलब पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि फोलियर स्प्रे भी आपको फर्टिलाइजर का करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो जो आपकी फसल है उसमें आप अच्छी उत्पादकता ले सकते हो, कम लागत आपकी लगेगी, क्योंकि आप लागत घटा सकते हो, आप आय उतनी ही लोगे, जितना कुंटल आपसे बोला गया उतना ही तो आप उपज लोगे। अगर आपको अपनी आय बढ़ानी है तो आपको लागत को घटाना होगा। वो लागत घटाने के लिए ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब रही सॉइल सैंपल अगर आप देते हो तो उसको कैसे लेना चाहिए ये भी आपको बताओ। तो सॉइल सैंपल लेने के लिए मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि आपको अपना खाली खेत लगभग चाहिए होता है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है कि नहीं भाई मेरी फसल खराब हो रही है, मुझे अभी सैंपल लेना है, तो मैंने आपको बता दिया कि उर्वरक लगने के बीच में के बाद 1 महीने बाद से आप सैंपल ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको सैंपल लेना है तो खेत के 4 कोने ले लो, 3-3, 2-2 फीट मेड़ से जगह छोड़ के, ठीक, छायादार जगह छोड़ दीजिए, जल भराव वाली जगह छोड़ दीजिए। बचे हुए एरिया में से आपको कम से कम 4 सैंपल लेने हैं। एक सैंपल में आप 1 एकड़ से ज्यादा का एरिया ना लें, ठीक है, 1 एकड़ से छोटा एरिया ही हो, कोशिश करें कि उसी में से सैंपल लें। अगर 2 तरीके की फसल लगा रखी है तो उनमें से अलग अलग सैंपल लिया जाएगा। ये नहीं है कि गेहूं की फसल और आपने सरसों दोनों लगा रखी है मान लीजिए, तो ये नहीं है कि सरसों और गेहूं का सैंपल मिला के आपने एक सैंपल बना के हमें दे दिया। क्यों? क्योंकि वो 1 एकड़ से कम एरिया में लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है आपको।
इस बात का ध्यान रखिए कि सैंपल जब आप इकट्ठा करोगे तो वो साफ पॉलीथीन या साफ कट्टे में, फर्टिलाइजर के कट्टे के ऊपर उसकी कोई भी गतिविधि आप ना करें, ताकि फर्टिलाइजर का उसमें इफेक्ट ना आए। जैसे यूरिया डीएपी के कट्टे ले लेते हैं, कई लोग कहेंगे कि चलो इसी के ऊपर रख के जो मिट्टी हमने इकट्ठी की उसे मिला ले, लेकिन आप उससे क्या कर रहे हो, जो यूरिया का इफेक्ट है या डीएपी का इफेक्ट है उसमें आ जाएगा। तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा जब हम उसमें निकालेंगे तो वो तो सही रहेगी, तो फिर क्या फायदा है ऐसे सैंपल का। सैंपल की अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो उसे सही तरीके से लेना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब क्या करेंगे, आप जब सैंपल लेंगे तो ऊपर वाली जगह को आप अपने खेत की साफ कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा सा, वो पत्ते वत्ते कुछ भी पड़ा होगा, कंकड़ पत्थर, तो उसे हटा दिया। हटाने के बाद आपने वी शेप का उसमें निशान लगाया, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक। वी शेप का निशान लगाने के बाद आपने उस मिट्टी को हटा दिया। वी शेप का जो निशान आप लगाते हो उसकी गहराई उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी फसल की जड़ें जाती हैं। ये मोटा मोटी हिसाब होता है कि जितनी जड़ें जाती हैं उतना गहरा आप सैंपल लोगे, क्योंकि जड़ जितनी जाएंगी उतना ही वो न्यूट्रिएंट लेंगी। तो जिस सतह तक से वो न्यूट्रिएंट लेती हैं उस तक से आपको सैंपल को लेना होगा। सैंपल लेने मतलब ऐसे वी शेप का गड्ढा बनाने के बाद जो सतह निकल कर आई उसमें से ब्रेड की तरह एक स्लाइस इधर से लेके, और बाल्टी जो आपने ले रखी है अलग अलग जगह से सैंपल इकट्ठा करने के लिए, उसमें वो डालते चले गए। तो आपने कम से कम 5 से 6 7 जगह से आप सैंपल ले सकते हो। लेने के बाद उसे एक मतलब उसमें मैंने बताया जैसे कि आप कई बार कट्टे का भी इस्तेमाल करते हो, तो पन्नी के बैग का या किसी का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन उसमें फर्टिलाइजर का कोई असर ना आए। उसके ऊपर रख के आप उस सैंपल को मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप उसमें कट का निशान लगाएंगे, इधर उधर की मिट्टी फेंक कर तब तक उसको मिलाएंगे जब तक कि सैंपल 500 ग्राम ना रह जाए। वो सैंपल आप हमारे पास लेकर आएंगे साफ पॉलीथीन में, उसमें आप अपने हिसाब से मार्किंग भी कर सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर खेत जैसा आपको डालना है। सारी जानकारी आप हमारे पास नोट कराओगे कि कौन सा फसल चक्र अपना रखा है आपने, कब कब फर्टिलाइजर डाला है, कौन सी फसल अब लगाने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हम आपसे वहाँ नोट करवा लेंगे। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा सैंपल ला रहे हो तो अपने पास जानकारी क्लियरली नोट करना। मान लीजिए सपोज आपने सरसों और गेहूं का खेत है, तो सरसों के खेत को 1 नंबर दिया है, गेहूं को 2 नंबर दिया है, तो हमारे पास जैसे आप नोट करा गए तो आप याद रखो कि सरसों का 1 नंबर था, कहीं आप गेहूं को 1 नंबर कर दो। तो इसीलिए मार्किंग अपने पास सही से नोट रखना वो ज्यादा आवश्यक है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक सही सैंपल अगर हमारे पास लाएंगे तो आपको रिपोर्ट समय पे मिलेगी, और आपको ये भी पता लगेगा कि आपके खेत में अब आपको उर्वरक ज्यादा डालना है या कम डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, फोलियर डालने से काम चल जाएगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आगे आने वाली जो भी आप फसलें ले रहे हो उसमें ऑर्गेनिक खाद का जरूर इस्तेमाल करो और फसल चक्र को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सुमित पांडे जी, जो ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वो आए और गन्ने से जो लाभान्वित किसानों को और बहनों, मैं आपको अपने विभाग में थोड़ी सी जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जिला योजना के अंतर्गत हमारे खाद गोदामों पर जो रीजेंट वाला साल्ट है और क्लोरोपाइरीफॉस और बायो फर्टिलाइजर क्लोज, तो ये सभी दवाइयाँ आपको अनुदान पर उपलब्ध हैं। और आधार कार्ड लेकर हमारे खाद गोदाम से उसे फर्टिलाइजर के साथ ले जा सकते हैं। और डीबीटी योजना के अंतर्गत उनका अनुदान किसानों के खाते में सीधे पहुंचाया जाएगा। और गन्ना बीज बदलाव के कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विभाग में आधार पौधशाला और प्राथमिक पौधशाला और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 0.5 हेक्टेयर के प्रदर्शनों की स्थापना की जाती है। जो शोध केंद्र से गन्ना बीज लाते हैं उस पर 50 रुपये प्रति कुंटल आपको सब्सिडी दी जाती है, जो डीबीटी के द्वारा आपके खाते में सीधे पहुंचेगी। और उस आधार पौधशाला से जो बीज का वितरण किया जाता है उससे प्राथमिक पौधशालाओं का अधिष्ठापन किया जाता है
जिससे उत्पादित गन्ना बीज पर 25 रुपये क्विंटल आपको सब्सिडी डीबीटी के द्वारा सीधे आपके खाते में पहुंचाई जाती है जी। और NFSM जो योजना है भारतीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत, उसमें आपको दलहन और तिलहन की फसलें गन्ना के साथ उत्पादन करने पर 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी दी जाती है। तो आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और आपके क्षेत्र में जो हमारे साथी है गन्ना पर्यवेक्षक, उनसे संपर्क करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं जी। धन्यवाद। श्री कुंवर बहादुर सिंह जी जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो आए और किसानों को पशुपालन संबंधित जानकारी देने का कष्ट करें। श्री कुंवर बहादुर। हेलो, सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण, पशुपालक और किसान भाइयों, मैं डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद। मैं अपने विभाग की कुछ योजनाएं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे मुख्य योजना जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले पंपलेट बांटा है, पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चल रही योजना है। इसमें किसानों को 75% अनुदान दिया जा रहा है, यानी 75% सरकार जमा करेगी और 25% किसानों को देना है। जिसमें कि अगर कोई कैंडिडेट SC ST या BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको 10% राशि देनी पड़ेगी, उसको 90% का अनुदान मिलेगा। मेरी सभी यहाँ उपस्थित सभी भाइयों से अनुरोध है कि अपने पशुओं का बीमा जरूर कराएं, क्योंकि अगर एक भैंस करीब 1 लाख रुपए की आ रही है, अगर किसी गरीब किसान या जो मध्यम तबके से व्यक्ति है, उसकी एक गाय मर जाती है, एक भैंस मर जाती है, तो उसको 1 लाख का सीधा नुकसान हो जाता है। तो अब मुश्किल से 50-60 हजार की भैंस का 300-400 रुपये बीमा प्रीमियम आ रहा है। 400 रुपये मान लीजिए, तो 400 रुपये में आपकी एक भैंस 1 साल के लिए सुरक्षित है। तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका आपको पैसे बीमा कंपनी देगी। और एक किसान मैक्सिमम अपने 5 पशुओं का बीमा करा सकता है। ठीक है, 5 यूनिट। अगर वो बकरी कराएगा तो यानी 10 बकरी को यूनिट माना गया, वो 50 बकरियों का बीमा हो जाएगा। और अगर उसको ज्यादा तो आप हर हाल में अपने पशुओं का बीमा जरूर कराएं। इस समय हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से आपके गांव में घर घर जाकर के टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस समय गला घोंटू यानी HS के टीकाकरण आपके गांव में कराया जा रहा है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर कराएं। और अगर कोई दिक्कत आपकी यहाँ टीका नहीं हुआ है तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय पर संपर्क करें, आपके यहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा। आप जागरूक रहें कि अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर कराएं। मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में, मैं भी टीकाकरण करा रहा हूँ, तो लोग मना कर रहे हैं। बहुत से लोग कह देते हैं कि हमारे पशु का दूध कम हो जाएगा, हम अपने पशुओं का टीकाकरण नहीं कराना चाहते हैं। होता क्या है, गला घोंटू जो HS है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जानलेवा बीमारी है। अगर ये बीमारी होती है तो डेथ रेट बहुत ज्यादा है। मतलब कि अगर HS हुआ तो कम से कम उसमें 3,000 रुपये तो कम से कम खर्च आएगा उसको बचाने के लिए, और उसमें भी कंफर्म नहीं है कि बच जाएगी। तो आप अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर कराएं। हमारे विभाग की तरफ से HS यानी गला घोंटू और FMD पका, जिसको बोलते हैं पका में आ गया जानवर, उसके पैर पक जाते हैं, खुर पक जाते हैं, ये 2 टीकाकरण होते हैं। इस समय एक ब्रूसलोसिस एक बीमारी है जिसमें कि जो छोटे जो फर्स्ट मतलब कि लास्ट के 6 से महीने से 9वें महीने के बीच में जो पशु वो डाल देते हैं, बच्चे डाल देते हैं, काफी समस्या आती है। तो उसमें बच्चों को जो 1 साल से नीचे वाली फीमेल है, बछिया या कटिया, उनको टीकाकरण किया जाता है। आप वो भी टीकाकरण जरूर कराएं। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग अपने पशुओं में अगर टीम जा रही है तो टीकाकरण जरूर कराएं। अगर किसी कारण से कोई छूट रहा है तो अपने पशु चिकित्सालय पर या ब्लॉक पर आकर के संपर्क करें, आपके पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इस समय सरकार का एक योजना पर बहुत ज्यादा जोर है कि हर पशु के कान में टीका टैग पड़े, यानी ईयर टैगिंग अनिवार्य की जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि गांव में लोग टैगिंग कराते नहीं है, तो आप लोग जरूर कराएं टैगिंग, क्योंकि आगे सरकार की सीधी वो है
आगे स्कीम है कि जो भी सरकारी योजना आएगी सिर्फ उन्हीं पशुओं को या पशुपालकों को मिलेगी जिनकी की पशुओं के कान में टैग पड़ी होगी। तो आप अपने पशुओं में टैग जरूर डलवाएं। ऐसा ना हो कि जैसे पहले जब आधार बन रहे थे तब फ्री में सरकार कह रही थी कि बनवाइए आधार, घर घर आके बना रहे थे, नहीं बनवाई। पर बाद में जब जरूरत पड़ी तो आधार के पैसे दे के बनवाने पड़ गए। आज हम आपके यहाँ जा रहे हैं, आप टैग जरूर डलवाएं अपने पशुओं में, हम लोगों को सहयोग करें। और एक योजना के बारे में और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। हमारे विभाग की ओर से बकरी पालन की योजना चल रही है, जिसमें कि 100 बकरी, 200, 300, 400, 500 बकरियों तक का फार्म खोल सकते हैं। इसमें सीधा 50% का अनुदान है। अगर हम 500 बकरी का फार्म खोलेंगे तो उसमें करीब खर्च 1 करोड़ रुपये आएगा। तो उसमें से 50% यानी 50 लाख का गवर्नमेंट आपको सीधा अनुदान देगी, आपके खाते में आएगा जब आपका फार्म रनिंग हो जाएगा। तो आप जब इसमें इंटरेस्टेड हो तो जरूर आप कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो हमारे ऑफिस जो जिला मुख्यालय तो विकास भवन में, उसमें जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से हमारे पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और मुझसे अगर पशुपालन से संबंधित आप कुछ जानना चाहें, पशुओं से संबंधित, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, कुछ भी पूछ सकते हैं। और विशेष अनुरोध मेरा पशुपालन की तरफ से रहेगा कि आप पशुओं में बीमा जरूर कराएं, क्योंकि पशु मरने के बाद में किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है, फिर हम कुछ करने की स्थिति में नहीं होते। किसी का कोई सवाल भाई? आप CSC सेंटर से भी करा सकते हैं, और जिसका KCC बना है वो बैंक से भी करा सकते हैं। मैं जानकारी देना चाहता था फसल बीमा में क्या लाभ है। इसमें प्राकृतिक आपदा से आग लगना, उससे कवर किया गया है इस स्कीम में। यहाँ आपकी बार जो धान की प्रीमियम राशि है 1660 रुपये 1 हेक्टेयर का है। आप कम कराना चाहते हैं तो उसका आधा पड़ेगा। आप जितनी ही ज़मीन का कराएंगे उस हिसाब से प्रीमियम दर पड़ेगी। और इसका सम इंश्योर्ड है यहाँ पे 83,000। जो यहाँ पे नुकसान आपकी फसल पूरी हो रही या 70% हो रही, 83,000 का 70% दिया जाएगा। इसमें जो फसल आपकी जैसे कटी भी पड़ी है, 15 दिन के अंदर भारी वर्षा हो गई, डूब गई है फसल, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। DD ऑफिस में एप्लीकेशन भी दे सकते हैं आप कंप्लेन करके, हम उसका सर्वे करेंगे। आप DD ऑफिस में दे सकते हैं इसकी जानकारी, वहाँ से हम सर्वे करेंगे। वहाँ पे सर्वे करने के लिए ऐसा होता है, एक कृषि विभाग से होते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी से होते हैं, और 3 लोग होते हैं लगभग उसमें। तो उसकी सर्वे किया जाता है कितना आपका नुकसान हुआ है। जितना भी नुकसान हुआ होता है उसका 83,000 का, जैसे 70% नुकसान है, 60% आधा नुकसान, उसका हम लोग क्षतिपूर्ति तुरंत करते हैं। अन्यथा आपकी बीच में फसल खराब हो गई है, आधी फसल बीच में फसल खराब हो गई, मध्य अवस्था में ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान हो गया है, इसको भी कवर किया गया है। इसमें भी जैसे कि आप CSC सेंटर से भी आप करा सकते हैं, और जिसका KCC बैंक में बना है वो अपनी बैंक शाखाएं जाके वहाँ बता दीजिए मेरा बीमा कर दीजिए, वहाँ से भी हो जाएगा। एक हम लोग सर्वे करते हैं, सर्वे में जब कमी पाई जाती है, जैसे हम 5 साल पीछे को लेते हैं, आंकड़ा एक होता है स्टैटिस्टिक्स विभाग के पास गाजियाबाद में, उसका हम लोग आंकड़ा लेते हैं। जैसे कि पिछले साल 3 कुंटल हुआ था उसी खेत में, 1 हेक्टेयर में 3 कुंटल जैसे हुआ था, अब की बार 1.5 कुंटल हुआ है। जो 1.5 कुंटल की कमी पाई गई उसकी क्षतिपूर्ति होती है। तो यहाँ खरीफ सीजन में लगातार 3 साल से मेरी कंपनी कार्यरत कर रही है। यहाँ पे 2020 में बना था क्लेम 8 लाख, मुंजी में फिर बना 9 लाख, फिर बना 13 लाख। अब की बार 2023 में 5 लाख क्लेम बना है, और ये जो क्लेम बना है क्रॉप कटिंग के आधार में बना है। ठीक है, नमस्कार। सीजन में सिर्फ धान को नोटिफाइड किया गया गाजियाबाद में, रबी सीजन में गेहूं को नोटिफाइड किया गया। 2 फसल यहाँ कवर की गई है में, 2 सीजन गाजियाबाद में। हाँ, वो नोटिफाइड नहीं, सिर्फ यहाँ पे धान को लिया गया है, गेहूं को लिया गया है। और ये यूपी में, पूरे यूपी में कहीं भी कवर नहीं की गई है। एक का होता ही नहीं है, इस अपने यूपी में एक का होता ही नहीं। सरसों सर अपने गाजियाबाद में सरसों का होता है। अब की बार, पिछली बार रबी सीजन में 5 ग्राम पंचायत यहाँ पे नोटिफाइड थी सरसों की। मुरादनगर में अबूपुर, डिडौली, ये थी 4 ग्राम पंचायत। उनसे भी अनुरोध है कि वो किसानों को
जो हमारे विभाग में कुछ योजनाएं चल रही है उससे संबंधित जानकारी देने का प्रयास करें। सी सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सहायक विकास अधिकारी कृषि विकासखंड मुरादाबाद। कृषि विभाग द्वारा संचालित कुछ मुख्य योजनाएं हैं जो किसानों के लिए बनाई गई हैं, जिनसे किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। पहले हमारे यहाँ से एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम किसान सम्मान निधि। इसमें किसानों को साल में 3 बार 2,000 रुपए की किस्त मिलती है। उसके लिए आप जो है जन सुविधा केंद्र जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड, आपका एक बैंक अकाउंट जो किसी के साथ जॉइंट ना हो, NPCI लिंक हो, और एक आपकी फर्द एक मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक हो। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप किसी भी जन सुविधा केंद्र जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें कुछ समस्या आ रही है किसानों को कि उनकी किस्तें आगे बीच में रुक गई हैं। तो कई कारण हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कारण है EKYC। EKYC कुछ लोगों की पेंडिंग है, जिसकी वजह से उनकी किस्तें बीच में रुक गई हैं। तो अपनी EKYC करा लें। वो विकास खंड में मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और कृषि विभाग का हमारा जो स्टाफ हर ग्राम पंचायत हर न्याय पंचायत पे नियुक्त है। हमारे विकास खंड में 8 न्याय पंचायत है, तो 8 पे कृषि विभाग के कर्मचारी नियुक्त हैं। आप अपने न्याय पंचायत के कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो समस्या आ रही है आपकी निधि में, वो आपकी सही करा के आपकी किस्त आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी योजना बताऊंगा। हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी मैडम ने बताया था, KVK से मैडम आई है कि आप मिट्टी टेस्ट जरूर कराएं। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विकास खंड से 10 गांव को मॉडल गांव के रूप में चयन किया हुआ है, जिनकी हमने सोल सैंपलिंग कराई है, अभी टेस्टिंग चल रही है। उसमें एक गांव से हमने 100 किसानों का चयन किया है। उन 100 किसानों के खसरे की मिट्टी का सैंपल ले चुके हैं और उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनको प्राप्त करा दिया जाएगा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे आपको डिटेल होगी कि आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी जरूरत है किस फसल के लिए। तो आप जो है, मैं और किसानों को भी कहूँगा कि आप जो अपनी मिट्टी टेस्टिंग जरूर कराएं। हमारे जिले में 2 लोग काम कर रहे हैं कृषि विभाग की। एक मृदा भूमि परीक्षण प्रयोगशाला मधुनगर है, जो मधुनगर से तहसील के अंतर्गत जितने काम आते हैं सभी गाँवों की टेस्टिंग वहाँ होती है। उसके लिए भी आप हमारे न्याय पंचायत के नियुक्त कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं और मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं नंबर बता दे रहा हूँ अपना 98, अगर इंटरेस्टेड तो नंबर नोट कर सकते हैं, 9837676685। अच्छा, एक महत्वपूर्ण योजना अभी जो रनिंग में है हमारे पास, वो सोलर पंप की योजना है, PM कुसुम योजना। हमारे विभाग के मुखिया जिला कृषि अधिकारी महोदय पधार रहे हैं, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप ताली बजाकर उनका स्वागत करें। उसके तहत आप फ्री टेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर किसी किसान को अपने खसरे की टेस्टिंग करानी है तो वो भी हमसे संपर्क करके अपनी टेस्टिंग करा लें। उसके लिए भी बहुत न्यूनतम सी फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। इसके आगे हमारे ये PM कुसुम योजना है, जिसके तहत सोलर पंप हम लगा रहे हैं किसानों के। तो उसमें आपको बड़ी अच्छी सब्सिडी है। उसमें हमारे 4-5 तरह के पंप हैं, 3 HP, 5 HP, 7 HP, 7.5 HP। तो आप जो है उसमें बड़ा अच्छा अनुदान है, लगभग 65 से 70% सब्सिडी है। और विभाग ने एक कंपनी हायर की हुई है, वो इंस्टॉल करेंगे आपको जाके, और आपको उसमें कम से कम 6 इंच का बोरिंग देना है हम लोगों को, और आप उसमें अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक योजना हमारे यहाँ बीज वितरण की है। हमारे यहाँ बीज वितरण में रबी, जायद और खरीफ तीनों जो सीजन है, तीनों के लिए जो हमारे क्षेत्र में बीज होते हैं अधिकतर उपलब्ध रहते हैं। जैसे आपका रबी में हमारे पास गेहूँ, सरसों, और अभी हमारे पास जो है अभी धान उठ चुका है। धान की 3-4 वैरायटी, बड़ी अच्छी वैरायटी आई थी। उसके बाद हमारे पास अरहर, उड़द, मूंग, रागी,
बाजरा इत्यादि प्रकार के भी उपलब्ध हैं। तो मैं किसानों से कहूँगा कि आप आएँ, हमारे यहाँ से बीज लें, अच्छी गुणवत्ता के अच्छी वैरायटी के बीज जो हमारे क्षेत्र के लिए रिकमेंड किए हैं। तो मेरा सभी किसानों से आग्रह है कि आप जो है हमसे संपर्क करो। जो भी योजनाएं संचालित हैं, जो भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जितना अनुदान उसमें है, हम सबको प्राप्त कराएंगे। जैसे कि अभी हमारे यहाँ यंत्रीकरण की योजना है, अभी उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने विभिन्न प्रकार के यंत्र जो है 50% की सब्सिडी पर उपलब्ध है। और हमारे यहाँ से बुखारी ले लें आप, जो गेहूं स्टोर करने की टंकी है उस पर भी अनुदान है, स्प्रे पंप है उस पर भी अनुदान है। तो आप अपने नया पंचायत से संबंधित कर्मचारी से संपर्क करके अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। करेंगे एडीएम साहब को एडीओ साहब से चलो, और एडीओ साहब से अनुरोध है कि वो डीओ साहब और बीडीओ साहब को पुष्प देकर स्वागत करें। और कहाँ पे है सतीश? कहाँ है सतीश? आए और अध्यक्ष हमें ब्लॉक के अंदर सभी जुड़े हुए हैं और किसान बड़ा है, तो आप किसानों को जो भी संबंधित जानकारी और पशुपालक भी हैं और जो संबंधित जानकारियां हैं वो देने का कष्ट करें। खंड विकास अधिकारी महोदय। धन्यवाद। जो लोग बाहर खड़े हुए हैं छाया होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, और आप सभी का पुनः एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मंच पे आसीन हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, आप सभी का मैं खंड विकास अधिकारी मुरादनगर के रूप में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को आज इस विकास खंड में आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि जो हमारे किसान भाई हैं, अब सभी जानते हैं कि विकासखंड मुरादनगर और भोजपुर हमारे जनपद में ऐसे हैं जो कि कृषि बाहुल्य क्षेत्र इन्हीं दोनों विकास खंडों में है। इसीलिए ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। किसान भाइयों से संबंधित विभिन्न विभागों की जो योजनाएं रहती हैं, किस तरीके से क्या क्या उनकी पात्रता की शर्तें होती हैं, किस तरीके से हमारे किसान भाई उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो कृषि विभाग की हमारा मैडम ने बड़े ही विस्तार से इसके बारे में आप सभी को जानकारी दी है। आप सभी को पता है कि ग्राम पंचायत कुर्सी में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है। उस कृषि विज्ञान केंद्र पे जाके आप सभी लोग एक मिनिमम अमाउंट में अपने खेत से मिट्टी ले जाकर सॉइल की अपनी जांच करा सकते हैं, और उसके आधार पे जो भी आपके पोषक तत्व उसमें कम होते हैं या जिसकी अधिकता होती है, कौन सी फसल किस पोषक तत्व के आधार पर उसमें उगाई जानी है, ये सभी जानकारी आप जाके वहां से कर सकते हैं। और जो हम इतने ज्यादा पोषक तत्व की अधिकता कर देते हैं, खाद लगा के बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, वो सारी चीजें न करके आपका खर्चा भी कम होता है, कृषि की जो स्वास्थ्य है हमारा सॉइल का वो भी अच्छा रहता है, और जो हमारी फसल होती है वो कंपैरेटिवली बेहतर पैदा होती है, बीमारियां उतनी नहीं होती। आए दिन हम सभी देखते रहते हैं जो बीमारियां शहरी क्षेत्रों में होती थी, आजकल वो बीमारियां सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती जा रही हैं। बहुत सारी हमारी जो लाइफ स्टाइल डिसीज हम बोलते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे खान पान से प्रभावित होती हैं, और उसी की वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेके आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक मक्का की फसल के लिए एक कार्यशाला की हुई थी, जिसमें किसान भाइयों को 90% सब्सिडी पे मक्का का बीज उपलब्ध कराया जाता है। उससे पहले हमने एक और विकासखंड पे एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। समय समय पे सरकार की तरफ से इस तरीके के आयोजन कराए जाते हैं ताकि जो भी विभागीय योजनाएं हैं, जो सरकार आप लोगों के लिए योजनाएं संचालित कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन योजनाओं की जानकारी दी जा सके और हमारे किसान भाई उन योजनाओं का लाभ ले सके। पशुपालन विभाग से डॉक्टर साहब ने बताया था, अभी सब जानते हैं कि बारिश का समय है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। गला घोटू बीमारियां अमूमन पशुओं में सबसे कॉमन होती है। उसके बाद में खुरपका मुहपका बोलते हैं, FMD वो हो जाती है, और कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो सरकार की तरफ से निःशुल्क टीकाकरण कराया जाता है इन पशुओं का। उसके बाद में कृत्रिम गर्भाधान की भी योजना चल रही है। हमारे विकासखंड में 5 गौशाला है। आप वहाँ से अच्छी कोई भी गाय आपको अच्छी लगती है तो आप लोग गौशाला से ले सकते हैं।
आप उसको गाय को अपने यहाँ पे पालेंगे और सरकार 50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से आपको पैसा भी देगी, तो आप लोग कोई भी अच्छी गाय जाके किसी भी गौशाला से ले सकते हैं उसकी कागजी कार्रवाई पूरी करके। इसके अलावा पशुपालन विभाग की तरफ से ही पशुओं का बीमा कराया जाता है। अभी डॉक्टर साहब ने बोला था अमूमन कोई भी अच्छी भैंस है लगभग 1 लाख की आती है, कोई गाय अगर आप देखेंगे अच्छी तो वो भी 60-70 हज़ार की आती है। और इतनी कीमत का अगर पशु को अगर कोई समस्या हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो एक किसान को एक बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचती है। तो एक नॉमिनल 200, 250, 300 रुपये की अमाउंट से साल भर के लिए आप एक पशु का उसका बीमा करा सकते हैं। इसके साथ जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, ऐसे ही पशुओं का भी अपनी पशु दिखा के आप एक क्रेडिट कार्ड इनके विभाग से भी करा सकते हैं। ये सारी योजनाएं जिनकी अमूमन किसान भाइयों को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग ये जो योजनाएं संचालित हो रही हैं इनका लाभ लें। विकासखंड हमारे पूरे जनपद में 4 है, लेकिन एक मुरादनगर ही ऐसा है जो कि सेमी क्रिटिकल जोन में आता है, अन्यथा हमारे बाकी तीनों ब्लॉक जो है वो डार्क जोन में आते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री कुसुम योजना चल रही है। पीछे आप देखेंगे एक वहाँ पे फ्लैक्स भी हमारा बड़ा सा लगा हुआ है। ये सारी योजनाएं इसीलिए हैं ताकि दोनों तरफ आप देखेंगे कृषि विभाग के ही बड़े बड़े बैनर फ्लैक्स होर्डिंग्स लगे हुए हैं। आप ये सारी जानकारी वहाँ पे लें। कृषि विभाग के साथ साथ विद्युत विभाग की तरफ से 2023 तक के जो भी हमारे बकाया बिल थे उनकी धनराशि की जो बकाया है किसानों की ट्यूबवेल की है, उस पर आप जो उनकी सेस होता है या फिर जो ब्याज होती है वो उनकी तरफ से भी माफ़ी के लिए एक योजना चलाई जा रही है। आप सभी लोग इसमें पंजीकरण करा के जो भी ऐसे किसान भाई इनके ट्यूबवेल वगैरह पर लगे हुए हैं, बिल बकाया है, तो वो लोग उस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बीज समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं, चाहे वो गर्मी में जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उसका बीज हो गया। कुछ किसान भाई ढैंसा जिसको हम लोकली बोलते हैं हरी खाद उसकी बनाते हैं, उसका भी बीज उपलब्ध रहता है। धान का बीज उपलब्ध रहता है, बीच में मक्का का बीज उपलब्ध था, बाजरा का था। तो जो भी उन्नत किस्म के जो हमारे बीज की प्रजातियाँ जो यहाँ पे मिल जाती हैं, आप सभी लोग सरकारी गोदाम से इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। अभी इफ्को के भी प्रतिनिधि आए थे, उनके द्वारा भी जानकारी दी गई थी। गन्ना विभाग से भी प्रतिनिधि आए हुए थे, सुमित पांडे जी भी बैठे हुए हमारे बीच में। इनके विभाग से भी बहुत योजनाएं संचालित रहती हैं। चूँकि हमारा गन्ना प्रधान क्षेत्र है, तो यदि कोई समस्या रहती है तो आप इनसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। बड़े ही सीधे स्वभाव के बहुत ही उदार व्यक्ति हैं सुमित पांडे जी। तो यदि कोई समस्या है आपको तो आप इनके कार्यालय में मोदी नगर में जाके मिल सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। क्षेत्र में इनके गन्ना सुपरवाइजर रहते हैं, अगर ज़्यादातर लोग आप उनसे परिचित होंगे जो आपके क्षेत्र में है, तो यदि कोई समस्या है तो आप उनके साथ भी अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। लघु सिंचाई विभाग की तरफ से कुछ ऐसे समुदाय के लोगों के लिए निःशुल्क बोरिंग की एक योजना चल रही है। हमारे यहाँ पे सुधीर जी MI तैनात हैं और बोरिंग टेक्नीशियन सतेंद्र है। इनसे आप कभी भी किसी भी कार्य दिवस में ब्लॉक में आके संपर्क कर सकते हैं और उससे संबंधित जो भी कागजी कार्रवाई पूरी करके आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई बिजली का कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं। विद्युत विभाग से एक रिपोर्ट मांगी जाती है कि ब्लॉक से इसको वेरीफाई कराया जाए, तो वो ब्लॉक में हमारे जो बोरिंग टेक्नीशियन तैनात हैं सतेंद्र जी, उनके माध्यम से वो रिपोर्ट लगाई जाती है। तो आप लोग कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि सुधार के लिए भूमि संरक्षण विभाग कृषि विभाग की तरफ से एक जिप्सम की खाद उपलब्ध कराई जाती है। उसकी बोरियां बहुत सारी समय समय पर उपलब्ध रहती हैं। इसके संबंध में आप हमारे ADO एग्रीकल्चर हैं हरवीर कसाना जी, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं कभी भी। बाकी जो विशेषज्ञ हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो और डिटेल में इन योजनाओं के बारे में बताएंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, मैं पुनः एक बार सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिला कृषि अधिकारी महोदय सर से भी अनुरोध है कि वो किसानों को कृषि भाग से संबंधित जानकारी देने का कष्ट करें। जिला कृषि अधिकारी महोदय। मंच पर उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और समस्त किसान भाइयों, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बता दिया कि
खेती किसानी के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं इन विभागों द्वारा चलाई जा रही है। मृदा परीक्षण से लेकर बीज की बुआई, सिंचाई, उर्वरक व्यवस्था सभी के बारे में आपको पता चल गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें भूमि परीक्षण, मृदा परीक्षण है, जिससे पता लगेगा कि हमारी जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है। मृदा परीक्षण में हम 12 पैरामीटर की जांच करते हैं और उससे पता चलता है कि जिस भी पोषक तत्व की मिट्टी में कमी है उसको हम उसमें संस्तुत करते हैं कि किस उर्वरक की कितनी मात्रा उसमें डालनी चाहिए। इसी प्रकार बीज बोने से पहले बीजोपचार, मृदा उपचार ये बहुत ज़रूरी है पौधे को स्वस्थ रखने के लिए। उसके बाद सिंचाई कब और कितनी करनी चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। आज के समय में देखा जा रहा है कि बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है और किसान अंधाधुंध उसमें पानी चलाता है, वो भी गलत है। जब मिट्टी को आवश्यकता होती है सिंचाई की तभी सिंचाई इसमें करनी चाहिए। ऐसा ही यूरिया का अंधाधुंध उपयोग किसानों द्वारा किया जाता है, उससे बीमारियां बढ़ती है क्योंकि उससे वानस्पतिक जो बढ़वार है वो ज़्यादा हो जाती है और उसको रोग सहने की शक्ति उसकी कम हो जाती है। इसीलिए मिट्टी की जांच के आधार पर ही आप उर्वरकों का प्रयोग कीजिए। और कहीं कोई जनपद छोटा है तो उर्वरक की समस्या तो यहाँ पर नहीं है, तो कृषि विभाग के द्वारा भी विभिन्न प्रजातियों का बीज आपके बीच में उपलब्ध रहता है और जिप्सम भी है और पेस्टिसाइड एवं बायो पेस्टिसाइड भी, ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया बेसियाना। कुल मिला के जनपद में किसी प्रकार के कृषि निवेश की कमी नहीं है। आज भी आप लोगों को कुछ बीज के मिल के वितरण की व्यवस्था की गई है जिससे कि आप लोग उसको बुआई कर सकें। वो शायद फ्री में ही होगा वितरण, तो ये अगला कार्यक्रम आपका बीज वितरण का ही है। और ये हमारे पास अब जो भी कृषि निवेश है वो पोस मशीन के द्वारा ही मिलता है, किसान को अंगूठा लगाकर वो मिल जाता है। तो सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि कोई भी दिक्कत हो, आपको उर्वरकों की कोई समस्या हो, सीधा यहाँ ADOAG से या हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। किसानों को अपने किसी कृषि लोन संबंधित और जानकारी जो बैंक से कोई परेशानी आती है, हमारे बीच उपस्थित है एलडीएम साहब। सबसे अनुरोध है कि वो भी किसी जानकारी देने का कष्ट करें। एलडीएम साहब। उपस्थित अधिकारीगण एवं किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं बुद्धराम, LDM गाजियाबाद, आप सबको नमस्कार करता हूँ। बैंक आपसे संबंधित जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उन सबके लिए लोन देता है, CC है और इस तरह के और भी लोन है। अगर इस संबंध में किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बैंक जो भी कैनरा बैंक है या कोई भी बैंक, आप वहाँ जाके मिलिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता नहीं कि शायद कोई ऐसा होगा जिसने लोन ना ले रखा हो, सबसे KCC तो सबसे ही लिया होगा। अगर किसी की कोई फ्रेश रिक्वायरमेंट रहती है तो आप बैंक में मिलिए। अगर कोई किसी भी तरह की कोई समस्या आपको आती है तो आप हमें बताइए, हम उस बैंक को, उस ब्रांच को बोलेंगे कि आपकी सहायता करें। ठीक है, कुछ अगर किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बता सकता है बैंक से संबंधित। इस एरिया की आपकी कोई भी किसी भी बैंक की ब्रांच हो जहां आपको कोई समस्या आ रही हो लोन के संबंध में या कोई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चाहे किसी किस्म से बताइए। कुछ किसान सर जब अपडेट करवाते हैं NPCI तो वो पता नहीं ऑनलाइन शो नहीं करता है, उनका वही कमी दिखाता है। वो बोलते हैं हमने बैंक में जाके आधार लिंक करवा दिया, बट हमारे पोर्टल में वो शो नहीं होता है। नहीं, उसमें दो चीज़ है। एक तो जब अकाउंट खुलता है उस समय KYC होती है, आपका आधार कार्ड देंगे, आपको मैसेज आएगा और अकाउंट में KYC हो जाएगी। बट NPCI में उसको अलग से मैप करवाना रहता है। उसमें आपको उनको अपना आधार कार्ड देना, एक रिक्वेस्ट लेटर देना उनको, और वे एक अलग साइट पे जाके, वेबसाइट पे जाके आपका NPCI से लिंकेज करेंगे। और उसके बाद में जो भी DBT के बेनिफिट है किसी भी तरह के, वो सारे के सारे उसी अकाउंट में आएंगे जहां आपका आधार कार्ड लिंक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बैंक में आप एक बेनिफिट लो, दूसरे बैंक में दूसरा बेनिफिट लो, वैसा नहीं हो सकता। एक ही बैंक में आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे।
तो जिस भी बैंक में आप चाहते हैं जहां आपका लोन चल रहा है नॉर्मली, वहीं आप अपने आधार कार्ड को मैप करवाइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ब्रांच में जाइए, वो मैप कर देंगे। अगर किसी का नहीं है तो मैपिंग हो सकता है, और अगर मैप नहीं हो रहा तो उसको चेक भी किया जा सकता है। एक वेबसाइट है इनके आधार वालों की, उस पर आप सर्च कर सकते हैं कि आपका मैप है या नहीं है उसमें। अगर मैप नहीं है तो आप ब्रांच में जाके चेंज करवा सकते हैं। कई बार होता है कि मेरा जैसे किसी एक बैंक के अंदर ऑलरेडी चल रहा है और मेरे को दूसरे बैंक में करवाना है, तो उनको जाके पहले बताना पड़ेगा कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक में चल रहा है, अभी मेरा कैनरा बैंक में अकाउंट है, तो कैनरा बैंक वाले के साथ में मेरा जो आधार है उसको मैप किया जाए, तो वो उसको मैप कर देंगे। एक आपसे आधार कार्ड की कॉपी लेंगे और एक रिक्वेस्ट लेटर आपसे साइन करवाएंगे, और आपका अकाउंट जो है आधार से मैप कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई और समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अध्यक्ष जी का संबोधन होने के बाद हमारे मिनी किट का वितरण होगा, वितरण होना है। वो किसान अभी यहीं पे बैठे रहे, तो मैं उसी कड़ी में इस कृषि विदेश मेले की जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री धर्मदत्त त्यागी जी, मैं उनसे अनुरोध करूँ कि वो भी अपनी सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात को किसानों में। सभी अधिकारीगण और हमारे बहुत ही प्रिय हमारे वीडियो विकासखंड अधिकारी हैं, और समस्याओं का निदान कराते हमने देखा है ना। सवाल ये है, आज जो अध्यक्षता हमें दी गई इसमें भी कुछ देखिए, ये प्रयास है हमारा, और हम भी आपके जैसे ही, जैसे आप सामने बैठे ऐसे बैठते थे या बैठते हैं, आज भी बैठते ऐसे नहीं है। हमें अध्यक्षता ऐसे नहीं मिल गई। 28 साल हो गए आंदोलन हमारा, आज हमारा आंदोलन जवान हो गया है। हाँ, खजरपान की व्यवस्था भी है, तो 28 साल हो गए, आज आंदोलन जवान हो गया है। आज आपकी चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, आज इस आंदोलन की आवाज को सुनती है और कार्य करते हैं। हम अभी जो 6,000 रुपए साल के मिलते हैं किसानों को, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। भैया, ये जो बड़ा लाभ है किसानों को, क्योंकि जब किसान के पास में पैसा नहीं होता मर्दने के लिए या खाद के लिए, उस पैसे का इस्तेमाल उत्पादन में किया जाता है। अगर हम उस पैसे को उत्पादन में खर्च करेंगे तो देश का उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, रक्षा बजट बढ़ेगा, रक्षा बजट बढ़ेगा, सीमा सुरक्षित चलेगी, और सीमा सुरक्षित चलेगी तो हम सब भाई सुरक्षित रहेंगे। ये हमारे नारा है, हरियाली बचाओ, देश बचाओ, उत्पादन बढ़ाओ, देश बचाओ। जब टिड्डा प्रकोप चला था 96 में, हमने पैदल यात्रा करी, प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। आज जो है, आज आपके सहयोग से, हमारे क्षेत्रीय सहयोग से समस्या का निदान निकलता है। ISP से जो भी शक्ति है, कोई सामने बैठा है या कोई कह रहा है, ये आप लोगों का ही देन है भाइयों। चाहे जैसे पिछले दफा हमने बताया था कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी समस्या हुई है। जैसे हमारे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, गन्ना सोसाइटी किसानों से ब्याज लेती थी। हमने गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों के बारे में कहा कि भाई, जब गन्ना सोसाइटी ब्याज लेती है तो किसान को क्यों ना ब्याज दिया जाए। जो गन्ना पेमेंट नहीं कर रहे हैं मिल मालिक, उनको ब्याज दिया जाए। लेकिन मिल मालिक जो है वो चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो जीत गए। जीतने के बाद में सरकार ढीली पड़ गई। 1-2 मिल वालों ने ब्याज नहीं दिया, और वो कृषि सचिव डॉक्टर नसीम जेठी की देन थी, कृषि सचिव थे, हमारे डीएम थे, उनके देन की वजह से वो ब्याज लागू हुआ। लेकिन उसके ऊपर भी ऊपर वाले ने भेजा, सरदार DN सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला। मुकदमा डालने के बाद में हाई कोर्ट से मुकदमा जीते। लेकिन हमारे कृषि अधिकारी बैठे हैं, हमारी बहुत बड़ी ताकत होती है किसानों की।
की आवाज को पहुंचाने वाले हमारे जिला कृषि अधिकारी हमारे वीडियो बैठे हैं। हमारा निवेदन है वो थोड़े से कदम उठाएं और ब्याज के मामले में हमारे प्रमुख सचिव को अपने माध्यम से लेटर लिखें। इसके लिए धन्यवाद। घंटा खर्च जाएंगे, लेकिन अब गर्मी का मौसम है, आप भी जो है बीजिए। क्यों? और नेक्स्ट कड़ी में जो हमारे साथी हैं वो किट दे रहे हैं। ये मिनी किट है रागी की, क्योंकि आजकल जो मोटे अनाज की बात चल रही है उसी को बढ़ावा देने के लिए आपको ये मिनी किट 10 कृषकों को दी जा रही है। तो मैं ये जो दी जा रही है आस मोहम्मद और इशाक डीओ सर और की किट देने के। अरे उन्हें पकड़ो ना, इधर से ले लो ना, इधर आ जाओ। जगमोहन सनो प्रीतम सिंह सुल्तानपुर, ये है किशन पाल जी। आप इधर आ जाइए, कैमरा मैन आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इधर। पुष्पेंद्र कुमार, रवि दत्त, सलेख चंद रामनिवास, नवीन श्रीचंद, सुभाष, सैतली, जिन जिन किसान भाइयों को भी बीज की किट दी गई है, कृपया सभी लोग एक सामूहिक फोटोग्राफ के लिए कृपया आगे चले जाओ। तो कृपया सभी लोग जलपान करने के पश्चात ही